प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। यह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दर्शकों एवं चिंतनों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहा। अधिकांश दार्शनिक विचार दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। पहली विशेषता है कल्पनात्मक और आदर्श। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरणतः प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की, फिर उस काल्पनिक आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्श सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है और उनका जीवन के ठोस तथ्यों से विशेष संबंध नहीं होता। काल्पनिक और आदर्श का मतलब है कि व्यक्ति पहले अपने मस्तिष्क में कल्पना कर लेता है कि मेरे राज्य में ऐसा होगा या आदर्श राज्य बना लेता है और फिर उसको साकार करने के प्रयास करता है, और ये हमें प्लेटो की रचना में देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति इतिहासवादी और दर्शन प्रधान वर्णनात्मक रही। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की चार अवस्था ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, वर्णनात्मक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की चार दीवारी में ही फला फूला है और ऐतिहासिक कल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री को सजोता रहा है। राजनीति चिंतकों ने राज्य, कानून, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं के विवेचन में ही राजनीति विज्ञान को सीमित कर दिया है। अपरिष्कृत परंपरागत पद्धति का मतलब है कि परंपरागत दृष्टिकोण में ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक और विधि पद्धतियों का ही प्रयोग किया गया और राजनीति विज्ञान ने अपने आप को इतिहास के इर्द गिर्द ही समझा। इससे आगे परंपरागत दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया। नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है। इसलिए इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। यानी कि राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें नैतिकता पर और राजनीतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है और इससे हमें जो राजनीति विज्ञान है उसका नैतिक शास्त्र से गहरा लगाव नज़र आता है। राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और ये राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। रूसो के अनुसार
सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा ही राज्य है। परंपरावादी जो विचारक है वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं और उन्होंने कहा कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो अच्छे जीवन को प्राप्त करना है। कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य बिंदु राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा तथा इसका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में, और जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानून के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया, केवल इन बातों को विस्तृत रूप में दर्शाना इस दृष्टिकोण के अध्ययनों का उद्देश्य रहा। इनके समक्ष ये उद्देश्य नहीं था कि संविधान द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। इन्होंने केवल कानूनी और औपचारिक संस्थाओं के ढांचे के अध्ययन पर ही बल दिया। प्रधानतः संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही कि इनका अध्ययन मुख्यतः पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था की संकीर्ण परिधि में बंधे रहे। इनका अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे। इन्होंने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन क्षेत्र था वो संकुचित था, केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित था। इन्होंने साम्यवादी जो सरकार हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वतः दर्शन शास्त्र का इस प्रकार प्रभाव छाया हुआ है कि राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा जैसा प्रतीक होता है। मतलब कि राजनीति विज्ञान पर दर्शन शास्त्र का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हमें राजनीति विज्ञान एक दर्शन शास्त्र सा लगता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, मान्यता, अवधारणा तथा निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं मान्यताओं से प्रेरित हुए। इसलिए ये कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में अलग अलग विद्वानों ने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसका अध्ययन किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रही। इनका साहित्य पुस्तकालयों में बैठकर लिखा गया और उनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित है। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर ही बल देते हैं। अमूर्त, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के नाम पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना की जाती है। आज हमने चर्चा करी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता कि इसमें कल्पना और आदर्श पर जोर दिया जाता है। ये केवल संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करता है।
इसमें परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। ये इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो संकुचित है। ये नैतिक मूल्यों पर विशेष बल देते हैं। ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित है और ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल देते हैं। आज हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण से का विकास कैसे हुआ और वो कैसे आगे बढ़े। राजनीति विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और औद्योगिक क्रांति ने समाज में दो वर्ग, एक अमीर और एक गरीब के साथ साथ एक तीसरा वर्ग, मध्य वर्ग को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उजागर करता है। अतः एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसकी प्रकृष्टता प्रतिनिधि शासन प्रणाली की स्थापना हुई। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर उदार लोकतंत्र की स्थापना की ओर चरण बढ़ने लगा। इन्हीं दिनों पूंजीवाद का घिनौना रूप भी सामने आया और इसकी जगह नए किस्म की समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत विधिवादी परंपराओं को छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में एक नई दृष्टि अपनाता है। इस नई दृष्टि के अनुसार हम समाज तथा सामाजिक समूह को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस दृष्टि से राजनीति के अध्ययनकर्ताओं को कानूनी, संवैधानिक, संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक या यथार्थ शक्ति की खोज करने को प्रोत्साहन किया। जिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पहल की उसमें इंग्लैंड के वाल्टर बेजहार्ट, अमेरिका के वुड्रो विल्सन तथा लॉर्ड ब्राइस प्रमुख हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समग्र धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और प्रोफेसर चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी कृति न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में ये संकेत दिया कि राजनीति के अध्ययनकर्ताओं को एक नवीन मार्ग को अपनाना होगा और राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गए आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा। ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और इसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया और 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस में दिए गए अपने भाषण में लॉर्ड ब्राइस ने आह्वान किया कि राजनीति वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को प्रेरणा दी। उनका संबंध तथ्य और केवल तथ्यों से होना चाहिए। 1920 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता के रूप में उभरकर हमारे सामने आए और 1925 में
अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी और वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए। मेरियम की तरह ही गोसलेन ने मतदाता के आंकड़ों के इस्तेमाल में सांख्यिकी और व्यवहारवादी तकनीकी का प्रयोग किया। हेराल्ड लासवेल ने 1930 में मनोविज्ञान के आधार पर अपने वाक्यों से संबोधित किया। इस प्रकार मेरियम, गोसलेन और लासवेल जैसे शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों के योगदान से एक नवीन राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया, जिसे शिकागो स्कूल के नाम से जाना जाता है। शिकागो के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्थागत दृष्टिकोण से अपना संबंध तोड़ते हुए राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य के आचरण अथवा व्यवहार पर सारा बल दिया। उन्होंने मानवीय व्यवहार और समूह के अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसे व्यवहारवाद को अपना स्वाभाविक प्रारंभिक बिंदु प्राप्त हुआ। 1930 तक व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शिकागो स्कूल अपना स्थान बना चुका था। राजनीति विज्ञान के इस विद्वानों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान पर कड़ा प्रहार किया और राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोणों से अपना संबंध विच्छेद करते हुए उन्होंने मानव और राजनीति के विज्ञान के बारे में अपने व्यवहारिक साक्ष्यों पर आधारित करने का प्रयास किया। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का मुख्य जोर आंकड़ों एवं सांख्यिकों के आधार पर राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं पर बल देने के बजाय व्यक्ति और सामूहिक व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल देना था। द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास की यात्रा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1945 से 1970 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य और मानकों के साथ साथ राजनीति को जोड़ने के परंपरागत तरीकों को त्याग दिया गया था। दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांतों की जो कमियां थी उनका आभास कर लिया और उन्होंने मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार किया और इन दोनों युगों को व्यवहारवाद अथवा उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि परंपरागत दृष्टिकोण में तो कल्पनाओं पर जोर दिया जाता था, वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाया जाता था, दार्शनिक पद्धतियों को, ऐतिहासिक पद्धतियों को, तुलनात्मक पद्धतियों को अपनाया जाता था और परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन का विषय है वो राज्य और सरकार थी। लेकिन आधुनिक युग की शुरुआत हम मानते हैं तो उसमें अमेरिका विद्वानों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। उसमें चार्ल्स मेरियम, लॉर्ड ब्राइस, लासवेल आदि ने शिकागो स्कूल की स्थापना की और उसमें ये बताया कि हमें राजनीतिक संस्था या ढांचे की बजाय उसमें काम करने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है। और मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्होंने तथ्यों पर बल दिया और उन्होंने तथ्यों के अध्ययन के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया। आज के लिए इतना ही। आगे हम करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं हैं और उसकी पद्धतियाँ। धन्यवाद।